हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने केवीएस टीजीटी हिंदी के लिए बसंत भाग 1 इस पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण अध्ययन किया था, जिसमें कि हमने कुल 17 पाठों को देखा था और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा था, जो कि हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बसंत भाग 2 के संपूर्ण पाठों की, जो कि कुल 20 पाठ हैं और हमारे केवीएस टीजीटी हिंदी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उन पाठों को हम लोग देखेंगे, उनसे जुड़े उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जानेंगे जो कि हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला पाठ इसमें दिया गया है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये कविता विधा की रचना है और इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की बात करें तो इनके कुछ कविता संग्रह जो प्रमुख हैं वे हैं हिलोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, वाड़ी की व्यथा, विश्वास बढ़ता ही गया। ये इनके कुछ कविता संग्रह हैं। इनके नाम को आप लोग फिर से सुन लीजिए और अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इनको आप उसमें नोट्स भी कर सकते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन के कुछ कविता संग्रह इस प्रकार हैं: हिलोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, वाड़ी की व्यथा, विश्वास बढ़ता ही गया। इनका एक नाटक भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वह है प्रकृति पुरुष कालिदास। 1974 में इन्हें पद्मश्री मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। तो आइए इस कविता को देख लेते हैं, जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, तरु की फुनगी पर के झूले बस सपनों में देख रहे हैं, तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। निर्ण न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। फ्रेंड्स, ये पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि कविता विधा की रचना थी और आपने इस कविता को भी देखा। इससे भी कुछ प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला पाठ। ये है दादी माँ। दादी माँ जो इस पुस्तक का दूसरा पाठ है, ये कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं शिवप्रसाद सिंह। शिवप्रसाद सिंह की कुछ अन्य रचनाओं को देखें हम लोग तो नीला चाँद इनकी प्रमुख रचना है, जिस पर कि इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, एक यात्रा सतह के नीचे, गली आगे मुड़ती है, अलग अलग वैतरणी, ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और ये जो बसंत भाग 2 में लगी है दादी माँ, ये कहानी विधा की रचना है शिवप्रसाद सिंह की। इस चैप्टर से फ्रेंड्स हमने देखे हैं, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, इसलिए इसमें हमने प्रश्नों को शामिल नहीं किया है। चलिए देखते हैं अगला पाठ। यह है पाठ संख्या 3, हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ ये जो है इसके लेखक हैं नागार्जुन और ये निबंध विधा की रचना है। नागार्जुन जी जो हैं वो प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार हैं। इन्होंने हिंदी के अलावा जो है मैथिली, संस्कृत व बांग्ला भाषा में भी कुछ रचनाएं की हैं। मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, जो कि बाद में नागार्जुन हो गया। कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र, या ऐसे भी पूछ सकता है कि वैद्यनाथ मिश्र का उपनाम क्या था, तो नागार्जुन। आइए इनके कुछ अन्य रचनाओं को देखते हैं और फिर हम लोग इस पाठ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो इनकी जो कुछ रचनाएं हैं वो हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, भूल जाओ पुराने सपने, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। फ्रेंड्स, इस पाठ को हम लोग इस वीडियो में नहीं देख रहे हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें कुल 20 पाठों का अध्ययन करना है। आइए देखते हैं इसमें जो कुछ ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जैसे कि कुछ नदियों के इसमें नाम दिए गए हैं कि कौन सा नाम जो है किस नदी का दूसरा नाम है।
तो आइए हम लोग जानते हैं। जैसे पहला है सतलज, तो जो सतलुज है इसका अन्य नाम है सतद्रुम, यानी सतलज नदी को सतद्रुम भी कहा जाता है। फिर है झेलम, तो झेलम नदी को हम वितस्ता भी कहते हैं। रोपड़, रोपड़ को हम क्या कहते हैं, रूपपुर। और अजमेर, अजमेर को अजमेरू भी कहा जाता है। फिर विपाशा, विपाशा जो नदी है उसे हम चिनाब के नाम से भी जानते हैं। बनारस है, बनारस को हम क्या कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं, चाहे वो जगह के नाम हो चाहे वो नदी के नाम हो, जिसके अन्य नाम भी उपयोग में आते हैं। चलिए देखते हैं अगला पाठ। ये है कठपुतली, पाठ संख्या 4, जो कि बसंत भाग 2 की पाठ्य पुस्तक में दिया है। तो ये कविता विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये गांधीवादी विचारक रहे हैं और रचनाकार भी रहे हैं। इनका प्रथम संग्रह है गीत फरोश। इनकी कुछ अन्य कविताओं की बात करें तो सतपुड़ा के घने जंगल, पहला दर्द, घर की याद, धरती पर तारे, महंगे सस्ते, ये इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं। आइए देख लेते हैं इस कविता को, फिर इससे जुड़े हम लोग कुछ प्रश्न भी देखेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कुछ कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, इस कविता की बात करें तो इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। आगे देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में जैसा कि आया है कि सन 1857 और सन 1942 के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो सन 1857 की बात करें, जिसके दो प्रमुख सेनानी थे, एक कुंवर सिंह और दूसरे तात्या तोपे। और दूसरा है 1942। तो 1942 जो आंदोलन था, उसके दो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि हमारे व्याकरण से होंगे। जैसे देखिए, इस पाठ का नाम है कठपुतली, जो कि दो शब्दों से बना है, कठ और पुतली। तो कठ जो नहीं है शुद्ध है, इसका शुद्ध होता है काठ। काठ का अर्थ होता है लकड़ी, और यहाँ पे हुआ पुतली, तो इसको मिलाकर बन गया कठपुतली। इसी तरह हमें यहाँ से कुछ शब्द बनाने हैं। हाथ से हथ हुआ, तो इससे हम बना सकते हैं हथकरघा, हथकड़ी। फिर है सोना, इससे शब्द बनेगा सोन, और हम बना सकते हैं सोन नदी, सोनभद्रा, सोनजूही। फिर मिट्टी से बना मट, तो हम क्या बना लेंगे, मटमैला, मटका, ये सभी इससे शब्द बन जाएंगे। चलिए अगला पाठ देखते हैं। ये है मिठाई वाला, पाठ संख्या 5। तो फ्रेंड्स, ये मिठाई वाला जो है ये कहानी विधा की रचना है, और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये जो है प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं और संपादक भी रहे हैं। इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं खाली बोतल, हिलोर, मधुपर्क, उपहार, दीपमालिका। ये इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह है। इनका एक नाटक भी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वह है राय पिथौरा। कविता संग्रह की बात करें तो इनका एकमात्र कविता संग्रह है ओस की बूंद, और इन्होंने उर्मी और आरती पत्रिका का संपादन भी किया है। इस तरीके से ये प्रेमचंद युग के उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं और संपादक भी हैं। चलिए देखते हैं अगला पाठ। यह है पाठ संख्या 6, रक्त और हमारा शरीर। इसकी विधा की बात करें तो रक्त और हमारा शरीर ये निबंध विधा की रचना है, और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल, जो कि एक डॉक्टर हैं। और डॉक्टर अग्रवाल देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं।
शिक्षा पुरस्कार 2003 और साहित्यकार सम्मान भी इन्हें प्राप्त हो चुका है तथा 1999 में इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी मिला है। फ्रेंड्स देखिए, पाठों की बात करें तो पाठ बहुत लंबे हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, इन पाठों को पढ़ना चाहेंगे तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। ये है पाठ संख्या 7, पापा खो गए। पापा खो गए ये नाटक विधा की रचना है और एक मराठी नाटक है जिसके कि लेखक हैं विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर की बात करें तो आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, इनका नाम लेकिन विजय तेंदुलकर है और इनसे उनको कोई संबंध नहीं है। हमने बस इसी तरह आपको कोरिलेट करने के लिए बता दिया। प्रसिद्ध मराठी नाटककार हैं ये विजय तेंदुलकर। ये लेखक हैं, निबंधकार भी हैं। ये फिल्म व टीवी में जो है पटकथा लेखक भी करते हैं। इनके जो कुछ प्रमुख नाटकों की बात करें तो ढाई पन्ने, घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका अब तक 6000 से ज़्यादा बार मंचन किया जा चुका है। सखाराम बाइंडर, कोर्ट चालू आहे, शांतता, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ये पापा खो गए इस नाटक की बात करें, इसमें कुछ प्रमुख पात्र हैं। पात्र से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, हम आपको सभी चैप्टर के नाम, उसकी विधा और उसके लेखक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे इस चैप्टर की बात करें तो पापा खो गए, यह किस विधा की रचना है, या इसके लेखक कौन है, या विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया नाटक इनमें से कौन सा है। इस तरीके से करके परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पात्र देख लेते हैं कि पापा खो गए इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं। तो बिजली का खंभा, जो कि इसमें नाचने वाली लड़की बना है। पेड़, एक लड़की है। लेटर बॉक्स, आदमी है। इस तरीके से इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं। कौवा भी उसमें आता है। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला पाठ। ये है पाठ संख्या 8, शाम एक किसान। ये जो है कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये तीसरे सप्तक के कवि रहे हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। और इनके कुछ प्रमुख नाटक भी हैं। बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। चलिए देख लेते हैं इस कविता को, फिर हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ये थी छोटी सी कविता। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है तो ये पूछ सकता है कि इस पाठ में कौन सा जंगल था या किन के पेड़ों का जंगल था, तो वो पलाश के जंगल थे। और इसी तरह कौन किस तरीके से सिमटा बैठा है, तो अंधकार सिमटा बैठा है कहाँ, दूर पूर्व में, किस प्रकार से, तो भेड़ों के गल्ले सा। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला पाठ, पाठ संख्या 9। ये है चिड़िया की बच्ची। ये पाठ का नाम है और चिड़िया की बच्ची ये जो पाठ है ये कहानी विधा की रचना है जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो इनके कुछ अन्य कहानी संग्रह भी हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वातायन, जय संधि, एक रात, फांसी। इनमें से एक रात जो है वो भी काफ़ी फेमस है। फिर है इनके कुछ उपन्यास। उपन्यास की बात करें तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, ये सभी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। ये है अपूर्व अनुभव, पाठ संख्या 10। इसकी रचना विधा की बात करें तो जो अपूर्व अनुभव है ये संस्मरण विधा की रचना है और इसकी जो लेखिका है वो जापानी है। इनका नाम है तेत्सुको कुरियानगी और इनकी एक पुस्तक है वो भी काफ़ी फेमस है, तोत्तो जान। इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं जो कि प्रकृति सलाहकार के लिए वर्ल्ड वाइड फंड और यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत हैं। इनका जन्म जो है जापान में हुआ था, टोक्यो में 9 अगस्त 1933 को। चलिए अब अगला पाठ देखते हैं। रहीम के दोहे। यह है पाठ संख्या 11 जो कि बसंत भाग 2 में उल्लेख है। रहीम के दोहे ये कविता विधा की रचना है जिसके रचनाकार कहें तो रहीम जी ही हैं।
डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र द्वारा संपादित इस रचनावली में जो है रहीम के नाम से प्रचलित सभी रचनाओं का समावेश किया गया है। तो आइए इनके कुछ दोहों को देख लेते हैं जो कि इस पाठ में दिए गए हैं। जैसे पहला है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़ती छोह, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। फिर है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात, धरती किसी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे क्यों रहीम यह दे। तो ये 5 दोहे जो हैं इस चैप्टर में दिए गए हैं। अगला पाठ देखते हैं। यह पाठ संख्या 12 जिसका कि शीर्षक है कंचा। कंचा पाठ की बात करें तो ये कहानी विधा की रचना है, मलयालम कहानी है और इसके लेखक हैं टी पद्मनाभन। इनकी एक कहानी संग्रह भी है जिसका नाम है गौरी और 1996 में इन्हें इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आइए इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि व्याकरण से संबंधित हैं और हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चैप्टर थोड़ा काफ़ी लंबा है। देखिए यहाँ पे 2 मुहावरे हैं, उनका हमें अर्थ बताना है। जैसे दांतों तले उंगली दबाना और सांस रोके हुए। तो दांतों तले उंगली दबाना इसका अर्थ हो जाएगा हैरान होना या विस्मित होना। सांस रोके हुए दम साधे खड़े रहना या फिर प्राण सूख जाना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ विशेषण दिए गए हैं। ठंडी अंधेरी रात, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, यहाँ पे भी खट्टी मीठी गोलियाँ, स्वच्छ रंगीन कपड़े, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब है पाठ संख्या 13, एक तिनका। तो एक तिनका जो है ये भी कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका उपनाम है। इनका पूरा नाम भी कभी कभी परीक्षा में पूछता है और कभी कभी उपनाम भी पूछ लेता है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है प्रिय प्रवास। इसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो पारिजात, रस कलश, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, वैदेही वनवास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। चलते हैं अगले पाठ पर। यह पाठ संख्या 14, खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की बदलती तस्वीर ये निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। इनकी कुछ कविताएं भी हैं जैसे कि नौकरी, बारिश, समय न था, दरवाज़ा, उसका चेहरा, आज रात, कुछ न कुछ, सूर्यास्त से पहले, चुप रहो या बोलो, ये प्रयाग शुक्ल जी की कुछ प्रमुख कविताएं हैं। और खान पान की बदलती तस्वीर ये निबंध विधा की रचना है जिसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। अगला पाठ देखते हैं, पाठ संख्या 15। ये है नीलकंठ। नीलकंठ जो है ये रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा को 1956 में पद्म भूषण मिला, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1988 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ प्रमुख कविता संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा। रेखा चित्र इनके 2 हैं, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। और इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है गिल्लू। चलिए देखते हैं अगला पाठ। पाठ संख्या 16 जो कि है भोर और बरखा। ये कविता विधा की रचना है और इसकी रचनाकार कौन है तो ये है मीराबाई। मीराबाई के द्वारा लिखी गई ये कविता है भोर और बरखा। मीरा जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो राग सोरठा, नरसी जीरो मायरा, मीरा की मल्हार, मीरा पदावली, राग गोविंद, गोविंद टीका, ये सभी मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। आइए इस कविता को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में इस पाठ्य पुस्तक में बसंत भाग 2 में जितनी भी कविताएं हैं उन सभी का संपूर्ण अध्ययन किया है। बाकी जो अन्य पाठ हैं जैसे कहानी है, निबंध है या फिर रेखा चित्र है, ये सभी कुछ
पाठ बच गए हैं जिन्हें हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं इस कविता को। जागो बंसीवर ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मुँह लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जैसे इसमें दो दिया है, भोर और बरखा। तो पहला वाला जो था उसमें प्रातः का वर्णन किया गया है कि सुबह हो गई है और मीराबाई जी अपने इन पंक्तियों के माध्यम से कृष्ण जी को जगाना चाहती हैं, और यहाँ पे वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला पाठ। ये है पाठ संख्या 17, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो है ये जीवनी विधा की रचना है, और इसके लेखक का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उसकी जगह विभागीय दिया गया है। तो वीर कुंवर सिंह जो ये जीवनी विधा की रचना है। और जब पीछे आप लोगों ने बसंत भाग 1 में झांसी की रानी पढ़ा था, तो उसमें ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया था। जैसे इन पंक्तियों को देख लेते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत, तातिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो यहीं से जो है ये ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है, जिसमें इन पंक्तियों में इन्हीं की ये जीवनी है। पाठ संख्या 17। चलिए अगला पाठ हम लोग देखते हैं, काफ़ी लंबा है। यह पाठ संख्या 18, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक नहीं, सॉरी, ये जो है साक्षात्कार पर आधारित है। धनराज पिल्ले जो कि एक हॉकी खिलाड़ी थे, इनका साक्षात्कार लिया है विनीता पांडे ने, और उसी को इस पाठ में दिखाया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, लिखा भी गया है, हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए तो उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था, और इस साक्षात्कार का एक संपादित अंश जो है इस पाठ में दिया गया है। इससे कुछ व्याकरण संबंधित प्रश्न भी हैं इस पाठ से, आइए हम उनको देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल के खेल से संबंधित हैं, जैसे गोल, बैकिंग, पासिंग, बूट, ये सभी जो शब्द हैं ये फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला पाठ देखते हैं। ये पाठ संख्या 19 है। इसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। आश्रम का अनुमानित व्यय, यह पाठ जो है लेखा जोखा पर आधारित है, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में ये बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जब गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की, तो उसमें प्रारंभ में कितने लोग थे और कौन कौन से सामान था, कितना वहाँ पर व्यय हुआ, इस सभी का लेखा जोखा इस पाठ में दिया गया है। गांधी जी की कुछ अन्य पुस्तक भी हैं, जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ये गांधी जी की कुछ प्रमुख किताबों के नाम हैं। अगला पाठ देखते हैं, जो कि इस पुस्तक का लास्ट पाठ है, यानी कि बसंत भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक का लास्ट पाठ है, पाठ संख्या 20। इस पाठ का नाम है विप्लव गायन। विप्लव गायन जो है ये कविता विधा की रचना है, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन के कुछ अन्य काव्य ग्रंथ भी हैं, जैसे कि कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, ये इनके कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। आइए इस कविता को देख लेते हैं, विप्लव गायन कविता का जो कि शीर्षक है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सावधान मेरी वीणा में चिनगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे, अंगुलियाँ दोनों मेरी ऐठी हैं,
कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हिरतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तर से। कड़कड़ में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फनिकी चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रूविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। ये थी कविता विप्लव गायन, जो कि बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के बारे में बात करें तो विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने देखा 20 पाठों को संक्षेप में, उसकी विधा क्या है, उसके लेखक कौन है और उस लेखक की अन्य कौन सी रचनाएं हैं। इसमें कुछ लगभग 7 कविताएं हैं टोटल 20 पाठ में, जिसका कि आप लोगों ने अध्ययन भी किया और उससे संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।